हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद मैं सोचा आज एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। एंड टाइटल तो आप देख ही चुके हैं, इट विल बी ऑन सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं सरफेस के बारे में बात करूँ देन ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है। एंड छोटा सा चैप्टर होने के कारण बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक ये फिजिकल का पार्ट है या इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। तो इतना लाइटली वो लेते हैं इस चैप्टर को। दरअसल ये फिजिकल का पार्ट है, काफ़ी छोटा है, बट आपको इसको इग्नोर नहीं करना है बिकॉज जेई मेंस जो है वो इसको इग्नोर कर चुका है। सो अगर जेई मेन इग्नोर कर चुका है और जेई एडवांस सिर्फ पूछ रहा है देन रिलेटिवली ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके तैयारी के अंदर, ठीक है। सो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ से जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहता है, लेकिन वो स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी की लाइंस रहती है। अगर आप ट्रेंड देखोगे देन पिछले 5 सालों में ऐसा ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछा है, बट चूंकि 2023 में जेई मेंस हटा दिया है इसको, इसीलिए एडवांस को लेके ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि अब इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। तो दरअसल मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स का आइडिया दे दे रहा हूँ। आप उसको जो है वो एनसीईआरटी से प्रॉपरली रिवाइज करना। एंड फिर ये जो मैं आज इसके अंदर वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मतलब लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चंस को भी आप देखना कि बाय रीडिंग थ्रू एनसीईआरटी एंड ऑल आपका क्वेश्चन लग रहा है या नहीं। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैंने 4 भागों में इसको क्लासिफाई किया है। आपका जो है वो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका आ जाएगा एड जॉर्सन। एंड एड जॉर्सन के अंदर मेनली आपके पास क्लासिफिकेशंस के ऊपर वो भर भर के सवाल पूछते हैं, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल एंड केमिकल के बारे में एनसीईआरटी में बहुत तमीज से सारी बातें बताई गई हैं। उनको आपको जो है वो अच्छे से जाके देखना है। खासकर फिजिकल एंड केमिकल के अंदर जो टेम्परेचर का रोल प्ले होता है, ठीक है, वो भी आपको जो है वो ढंग से देखना है। उसके बाद से एब्जॉर्प्शन के ही अंदर आपके पास आइसोथर्म्स आएंगे। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो एक है आपके पास फ्रेडलिक, स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है, फ्रेडलिक आइसोथर्म। एंड दूसरा है लैंगम्यूर। तो दरअसल लैंगम्यूर जो है वो आपके पास एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, बट आपको पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस। एंड पार्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करने के लिए जाऊं, देन पार्ट 2 के अंदर आपका आ जाएगा कैटालिसिस। एक्चुअली आप कैटलिस्ट के बारे में तो ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो एंड फिजिकल के अंदर बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के भी अंदर आपको पढ़ाया जाता है। मेनली जो है वो कैटालिसिस के अंदर वो टारगेट करते हैं हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये आप थोड़ा तमीज से पढ़ लीजिएगा। देन कम्स पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज कोलॉइड्स। दरअसल आमतौर की ज़िंदगी में आपको बहुत सारी कोलाइड्स देखने को मिल जाएंगी, एंड ये अगर आप मेरे से पूछोगे देन ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। कोलाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं वो। स्पेशली कोलाइड्स के अंदर 3 चीज़ें, लाइक लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है। फिर उसके बाद से वो टारगेट करते हैं आपका जेटा पोटेंशियल। एंड जेटा पोटेंशियल के पहले एक और आता है, दैट इज हार्डी शुल्जे रूल। तो जब जेई मेंस के अंदर ये चैप्टर था, तो ये जेटा पोटेंशियल एंड हार्डी सुलजे रूल्स वो बहुत पूछते थे, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये हटा दिया गया है, बट अगेन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं चौथे पार्ट की अगर बात करूं, देन पार्ट 4 के अंदर आ जाता है आपका माइसिली, ठीक है। माइसिली आ जाएगा आपके पास, एंड इसमें आप इमल्शंस भी जोड़ सकते हो, ठीक है। मेरी मानो आप सबसे पहले एनसीईआरटी में जाके एब्जॉर्प्शन क्लियर कर लेना। ऑफ कोर्स जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो 50% फैटिगनेस आपका आ जाएगा एब्जॉर्प्शन पढ़ने के बाद। रेस्ट जो 50% आपका है, मेरा सजेशंस रहेगा कि आप जाना कोलाइड पढ़ना उसके बाद, ठीक है। कोलाइड के बाद आप पढ़ना माइसेली, एंड देन फिर आपके पास अगर टाइम मिले तो आप कैटालिसिस एंड इमल्शंस पढ़ लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इमल्शंस और कैटालिस पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। शुरू में जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो चूंकि ये जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपका मोटिवेशन जो है वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का पहले रहता है था, मतलब जो आप चैप्टर्स पढ़े हैं एंड ऑल।
उसके बाद से स्लोली स्लोली एक दो दिन के बाद फिर जब आप पढ़ने के लिए जाओगे देन यू विल बी एब्सोल्युटली एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड ऑल, सो दैट विल गिव यू वन मोटिवेशन, एंड फिर वहाँ से आप कैटालिसिस एंड इमल्शंस को हिट कर लेना अच्छे से। नाउ इतनी सारी चीज़ें अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड ऑल जो कि जेई एडवांस ने पूछा है, ठीक है। एंड सारे ऑप्शंस के अगेन क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये इसके बारे में भी मैं बातें करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स डील इट वन आफ्टर अनदर। सो सबसे पहला सवाल है, आप देख पा रहे करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है रिगार्डिंग द सरफेस प्रॉपर्टीज एंड ऑल। ये जेई एडवांस 2017 में पूछा गया सवाल है। एंड यहाँ पे ऑप्शंस में है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन, ठीक है, बेसिकली टीसी दिया हुआ है इथेन का और टीसी दिया हुआ है नाइट्रोजन का, ठीक है। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट अ गिवन टेम्परेचर। सो अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बोलने के लिए जाऊँ देन एक्टिवेटेड चारकोल मीन्स पाउडर्ड फॉर्म ऑफ चारकोल, ठीक है। सो आपको पता है पाउडर्ड फॉर्म क्यों लिया जाता है, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे वो वाला जो फैक्टर है वो सेम रखा गया है फॉर इथेन एंड नाइट्रोजन। एंड एडजॉर्सन जो होता है वो गैस का होता है, ठीक है। अब जब गैस अगर इजिली लिक्विफाई हो जाए देन उसका एब्जॉर्प्शन बहुत खतरनाक होगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये गैसियस स्टेट में भी आपको पढ़ाया जाता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो इजिली लिक्विफाई होगा। एंड अगर वो इजिली लिक्विफाई होगा देन उसका एब्जॉर्प्शन भी जो है वो सरफेस पे खतरनाक होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इथेन का जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वो इजिली लिक्विफाई होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, विच मीन्स एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे देन ऑप्शन ए जो है वो एकदम ही करेक्ट है, ठीक है। सो बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, बेसिकली ऑप्शन क्लाउड के बारे में बोल रहा है, क्लाउड इज एन इमल्शन of the type of a collide in which liquid is the dispersed phase and gas is the dispersion medium। तो अगर आप इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़े हो देन आपका गेम जो है वो यहीं से फिक्स हो जाएगा दैट कि क्लाउड जो है वो दरअसल इमल्शन नहीं होता, ठीक है। क्लाउड जो है वो एरोसोल होता है। तो एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स विच इज डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है, दैट इज क्लाउड ओनली। सो इफ दैट वुड बी द केस देन ठीक है, वहां पे लिक्विड इज you know dispersed phase is liquid and gas is the dispersion medium, that makes sense, ठीक है, that makes sense, but it is not an emulsion। emulsion is something which is like liquid in liquid only, ठीक। so if it is liquid in liquid only then that is emulsion, but cloud is like liquid in gas, so ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एकदम एनसीईआरटी का है, लाइन बाय लाइन। नाउ जो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि adsorption is accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy of the system। आप मेरे से पूछो तो एनसीईआरटी के दूसरे पेज में ही ये लाइन दिया हुआ है। दरअसल जो एडजॉर्सन होता है वो एडजॉर्सन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। सो डेल्टा एच जो है वो डिक्रीज बोल रहा है कि हो रहा है, एंड इंट्रोपी भी जो है वो क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे फिक्स हो जा रहे हैं। सो अगर गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे फिक्स हो जा रहे हैं विच मीन्स वॉट, विच मीन्स दैट कि रैंडमनेस कम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा जी की बात करोगे देन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये कम ही हो रहा है, ये भी कम ही हो रहा है ना। देन विच मीन्स दैट कि ये स्टेटमेंट जो है वो सी करेक्ट है। नाउ जो फोर्थ पार्ट है विच इज लाइक ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल does not depend on size of the system, basically size of the particle, but depends on the viscosity of the solution। सो अगेन चैप्टर का फोर्थ पार्ट के अंदर आपको ब्राउनियन मोशन आएगा, एंड ब्राउनियन मोशन अगर ये लाइन को अगर आप देखोगे देन ये यहीं से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा कि इट डज नॉट डिपेंड। दरअसल ब्राउनियन मोशन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है भाई, साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, एंड थर्ड चीज जो होता है वो होता है टेम्परेचर। एनीवेज टेम्परेचर के बारे में बातें तो हो नहीं रही हैं, ठीक है, बट हाँ ये जो लिख दिया है ना कि ये डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यही जो है वो क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है आगरा एंड चाइना। सो 2017 में पूछा गया ये सवाल, जो कि मेरे तौर पे, अगर आप मेरे से निजी तौर पे पूछोगे, तो ये कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी की लाइन से। नाउ, जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपको एडजॉर्सन के बाद कोलाइड पे जाना है। देखो, जे एडवांस 2021 का पूछा गया सवाल है, पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलाइड्स। ठीक है, सो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजिंग कोलाइडल सोल बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। अब मैं इस लाइन के बारे में क्या ही बोलूँ, अगर आप पढ़े हुए होगे देन आपको पता है कि ये प्रोसेस जो है होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिपिटाइजिंग कोलाइडल सोल थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट को पेप्टाइजेशन नहीं बोलते हैं, उसको कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइन यहीं पे गलत हो गया। तो आप देख रहे हो ये स्ट्रेट अवे डेफिनेशन से। नाउ, कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेस एट अ हायर टेम्परेचर, ठीक है, देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा है, बिकॉज अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं, देन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वर्सेस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, दरअसल ये लिक्विड सॉल्यूशन को एसोसिएट किया गया है। लिक्विड सॉल्यूशन में आपको वेंटो फैक्टर पता है, आई होता है, एंड आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन सारे का इफेक्ट आपने अच्छे तरीके से वहां पे देखा है। तो उसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रांग होती है, एक्चुअली उसकी वैल्यूज जो है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू कोलाइडल, क्योंकि कोलाइडल में ब्रो पार्टिकल साइज कम होता है कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। अब भाई अगर तुम्हारा पार्टिकल का काउंट ही कम है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, कम होगा। एंड अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कम होगा, देन कोलाइड जो है वो हायर टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, एंड ए स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था। नाउ, जो सी पार्ट है, सर्फेक्टेंट्स फॉर्म माइसिली अबव सीएमसी एंड सीएमसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, देन ये लाइन एकदम सही है। मिसेल फॉर्मेशन होता है अबव सीएमसी, और सीएमसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट्स करेक्ट। नाउ, मिसेल के बारे में ये बोल रहा है कि मिसेल जो है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है। अगर मेरे से पूछोगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, इट्स अ कैटेगरी लाइक यू कैन से स्टार्च प्रोटीन, बट एक्चुअली माइसिली जो है या फिर मिसेल, ये जो है वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड नहीं होते ब्रो, ये होते हैं आपका एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, तो अगर वो एसोसिएटेड कोलाइड है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, एंड यहाँ ब्रैकेट में डाला गया है माइसिली, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या है, बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो देखो कितना आसान आसान सवाल पूछ रहा है। इसी में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडजॉर्सन प्रोसेस। अगेन जे एडवांस 2022 का पूछा गया सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एब्जॉर्सन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बोला, पार्ट 1 में एडजॉर्सन, पार्ट 2 में कैटालिसिस है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। ऑर्गेनिक के अंदर वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू कौन से ग्रुप के मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड ऑल। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट में है वो कोलाइड आप पढ़िए, थर्ड पार्ट में आप जो है वो कैटालिसिस पढ़िए, फोर्थ पार्ट में इमल्शंस पढ़िए। एनीवेज, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। एब्जॉर्प्शन के बारे में बोल रहा है, केमिज ऑप्शन बेसिकली केमिकल एब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन यूनिमॉलिकुलर लेयर। सो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिमॉलिकुलर बोले तो मोनोलेयर है ना, मोनोलेयर एक्चुअली जो आपका एडजॉर्बेंट है, ठीक है, एंड जो आपका एडजॉर्बेट है, इन दोनों के बीच में दरअसल देयर इज केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, या इट्स अ मोनोलेयर। सो दैट्स करेक्ट। नाउ, अब बोल रहा है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज देयर इन द रेंज ऑफ 100 टू 140 किलो जूल पर मोल। सो अगर आप मेरे से पूछोगे डेल्टा एच इक्वल्स 100 किलो जूल पर मोल, देखो भाई ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर यू यू विल फाइंड दैट कि देयर आर वीक वैंडर वॉल फोर्सेस एंड ऑल। केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर यू विल फाइंडिंग दैट कि वहाँ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं।
सो वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है। तो दरअसल ये जो बोल रहा है ना फिजिकल एब्जॉर्प्शन का रेंज इतना है, ये बहुत कम होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का। मेरी मानो तो वो रेंज होता है 20 से 40। ठीक है, ये जो दे रखा है ना ये केमिकल के बारे में दे रखा है। ठीक है, सो ये लाइन गलत हो गया। उसके बाद बोलता है केमिकल एब्जॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी मैंने बोला कि वो यूजुअली क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक होता है, तो ये लाइन भी जो है वो गलत हो गया। एंड फिर उसके बाद बोल रहा है कि लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सो ये सही है, बिकॉज मैंने आपको बोला एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, एंड एक्सोथर्मिक टेम्परेचर्स सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये आपको जो है वो इक्विलिब्रियम में भी आपको सिखाया जाता है एंड ऑल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ से राइट आंसर आगरा एंड दिल्ली निकल के आता है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इसी कैटेगरी के अंदर, दरअसल ये जेई एडवांस आई थिंक 2014 या फिर 2015 का पूछा गया सवाल है। एंड यू कैन यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चीज़ें जो है वो एब्जॉर्प्शन है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है उससे इसको क्लब किया गया है। एंड बोल रहा है कि O2 जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ऑन अ मेटेलिक सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम मेटल टू O2। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये आप देख सकते हैं कि मोमेंटरली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम मेटल टू O2। सो इट्स जस्ट लाइक K2Cr2O7 KMnO4, राइट। तो वहाँ पे जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मोमेंटली, जिसके कारण उसके अंदर जो है वो कलर आता है, बेसिकली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आप बोल सकते हो। तो इस प्रोसेस के दौरान अब देखो क्या बोला। अब दरअसल O2 एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं ब्रो, वो तो केमिकल हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है ना यार। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है देन फिर तो वो केमिकल हो गया, वो फिजिकल कहाँ हुआ। ठीक है, नाउ हीट इज रिलीज्ड। सो या केमिकल एब्जॉर्प्शन में इट्स एक्सोथर्मिक, सो एक्सोथर्मिक है, सो हीट तो रिलीज होगा ही। एंड जो थर्ड लाइन है ऑक्यूपेंसी ऑफ पाई स्टार 2p ऑफ O2 इज इंक्रीज। सो दरअसल एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा तो ये लाइन सही है। ठीक है, पाई स्टार 2p में ऑक्यूपेंसी जो है इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी। एंड लास्ट लाइक बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज इंक्रीज्ड। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है देन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, एज पर MOT बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, सो देख सकते हैं आप लाइक की सरफेस केमिस्ट्री को कैसे जेई एडवांस ने टैक्टिकली पूछा है। दरअसल स्कोरिंग है आप बोल सकते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही आपको ज़्यादा फोकस रखना है और इधर उधर आलतू फालतू कुछ नहीं सोचना है। रेस्ट इज विल सी इस साल क्या पूछता है बेस्ड ऑन सरफेस केमिस्ट्री, है ना। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।